Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lectures, we have studied concentration terms. Now, today we are going to discuss some numerical based on these concentration terms. और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने NCERT की बुक से लिए हैं. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन NCERT की इंडेक्स क्वेश्चन है. Calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. दोनों का ही मास परसेंटेज निकालना है और हमें दोनों के मास गिवन है. तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है. तो गिवन क्या है हमारे पास में. गिवन mass of benzene, this will be equals to 22 gram, and mass of carbon tetrachloride, this will be equals to 122 gram. Mass percent of benzene, this will be equals to mass of benzene upon mass of solution into 100. हमें रिक्वायरमेंट है मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन will be equals to mass of benzene C6H6 plus mass of CCl4, and this will come out to be 122 plus 22, and this will be equals to 144. Now putting the value of mass of benzene and mass of solution, we get mass percent of benzene C6H6 percent will be equals to mass of benzene 22 gram and mass of solution 144 gram into 100, and this will be equals to 15.277. Now we have to calculate also the percentage composition of कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या बनेगा उसके लिए. मास परसेंट ऑफ CCl4 will be equals to mass of CCl4 upon mass of solution into 100, and this will be equals to mass percent of CCl4 will be equals to mass of CCl4 का मास है 122 ग्राम upon mass of solution 144 gram into 100, and this will come out to be 84.723. That is how you can calculate the mass percent of each and every component which present in the solution. यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा बाइनरी था. दो ही कंपोनेंट थे. दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो भी हम वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. हमें निकालना क्या है. पहले हम लिखते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने पे साफ समझ में आ रहा है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया. सॉल्वेंट हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड. सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू CCl4, एंड हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6. हमें फाइंड आउट करना है. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको वेट बाय वेट परसेंट गिवन है. किसका गिवन है. वेट बाय वेट परसेंट बेंजीन का. तो वेट बाय वेट परसेंट अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ सिंबॉलिक फॉर्म में तो कैसे लिखूंगी.
weight by weight percent C6H6 percentage will be equals to 30%. तो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? इस सेंटेंस से हमें पता पड़ रहा है कि 30 ग्राम C6H6 dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब हमें क्या मालूम पड़ा? मास ऑफ C6H6 will be equals to 30 gram and mass of CCl4 will be equals to 70 gram. If you want to calculate the molality or mole fraction, you required to calculate number of moles. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 will be equals to mass given mass of C6H6 upon molar mass of C6H6। तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मोलर मास ऑफ C6H6 will be equals to 6 into 12 plus 1 into 6. This will come out to be 78 gram per mole. Similarly, you have to calculate also the molar mass of CCl4. इसका भी हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। This will come out to be 12 into 1 plus 35.5 into 4 and this will be equals to 154 ग्राम पर मोल। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 will be equals to mass given 30 ग्राम। तो 30 ग्राम divided by molar mass 78 and this will come out to be 0.3846. This will come out to be 0.3846 moles. Now अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ CCl4 70 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4 154 ग्राम एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4545 0.4545। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया है। इजी कैसे हो गया है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 will be equals to number of moles of C6H6 upon number of moles of C6H6 plus number of moles of CCl4 and this will be equals to 0.3846 upon 0.3846 plus 0.4545 and on calculating the values you will get answer 0.458। अब यदि आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कहा जाए CCl4, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो हम वापस से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो एक सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? CCl4 will be equals to 1। तो क्योंकि मुझे C6H6 का मालूम पड़ गया मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 will be equals to 1 minus 0.458 and this 6 0.5416। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट में गिवन है। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। फर्स्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है मोलारिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें? मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी will be equals to number of moles of solute upon volume of solution in liters। अब हम क्या करें? इसको
कैलकुलेट करते हैं तो देखो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने की। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बस आपको मालूम क्या होना चाहिए, कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो पहले तो मैं लिखती हूँ मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 6H2O गिवन है 30 ग्राम। अब कोबाल्ट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो होगा 59 और नाइट्रोजन का 14। अब मोलर मास लिखा है तो इनकी यूनिट ग्राम पर मोल आएगी, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है कोबाल्ट नाइट्रेट का। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूट लिख देती हूँ इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का मोलर मास है 59 प्लस नाइट्रोजन 2 एटम है तो 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 6 इंटू 16 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 6, तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 तो 6 का होगा इतना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 291। दिस विल बी इक्वल टू 291 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास आ गया तो सिंपल हो गया, मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 30 ग्राम और मोलर मास कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया है 291। तो हम डायरेक्टली इसी वैल्यू को फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 30 डिवाइडेड बाय 291 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है सॉल्यूशन का, क्वेश्चन वापस से देखते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 4.3 लीटर, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 4.3 लीटर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 30 अपॉन 291 इंटू 4.3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.024 मोलर। तो इस तरह से आप यहाँ पे मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml सॉल्यूशन। जब मैंने मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ाई थी तब मैंने मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन और मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग दोनों ही एक्सप्लेन किया था। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का क्वेश्चन है ये, इसमें हमने क्या किया है, केवल H2SO4 को डाइल्यूट किया है। तो पहले मैं आपको इस अप्रोच से सिखाती हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें है 30 ml H2SO4 जिसकी मोलारिटी है 0.5। इसमें मेरे को ऐड करना है वाटर, इसमें मेरे को ऐड करना है वाटर और इसका मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कर देना है 500 ml और इसकी मुझे मोलारिटी फाइंड आउट करना है। अब इस कंटेनर में मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ सॉल्यूट के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है मिलीलीटर में तो आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, मिली मोल्स। ये नंबर ऑफ मिली मोल्स आए हैं। तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर को ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके मोल्स के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कोई भी मोल्स इवन अ सिंगल मोल सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जाके नंबर ऑफ मोल्स इतने ही रहेंगे सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है
तो नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलारिटी विल बी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो क्योंकि ये मैंने मिलीमोल्स लिया है तो ml में लेंगे सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो ये मिलीमोल्स है हमारे पास में, दिस इज मिलीमोल्स है, तो हम इसको सॉल्यूशन का वॉल्यूम काय में लेंगे? ml में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स है 0.5 इंटू 30 और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 500 ml। नाउ यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 0.03 मोलर। ये आ गई डायरेक्ट मोलारिटी। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का 30 ml है, उसका 0.5 मोलारिटी है, तो हम उससे नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन नंबर ऑफ मिलीमोल्स को जब हम मिक्स करेंगे, उसमें सिर्फ वाटर को मिक्स करेंगे, तो इन मिलीमोल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब इस फाइनल सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं? इतने ही हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स पता है सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, तो हम यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्मूला अप्रोच पे जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला अप्रोच पे हम क्या करेंगे? m1 v1 विल बी इक्वल्स टू m2 v2 फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें मोलारिटी कितनी है? 0.5। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 30 ml। आपको दूसरे सॉल्यूशन की, फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम कितना बनाना है उसका? 500 ml। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप m2 की वैल्यू निकालेंगे 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। ऑब्वियसली फॉर्मूला मेथड होती तो इजी ही है, क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखी और आंसर आ गया। लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमेशा ही पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कभी हम भूल जाएं तो हमें ये काम आएगा। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनमें हमको इसी अप्रोच का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए ये अप्रोच भी पता होनी चाहिए और ये अप्रोच भी पता होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इसका कहीं पे भी आप आंसर देखेंगे 37 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 36.9 गिवन है और वही आंसर इसका सही भी है। तो हम मूव करते हैं, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, मतलब W यूरिया कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 0.25। और सॉल्यूशन कितना है आपका? तो आपको सॉल्यूशन का मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 kg। और यदि मैं ग्राम में इसको एक्सप्रेस करूं तो कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2500 ग्राम। ना आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले ये बात बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 2500 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। हाउ मनी ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 2500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात को ध्यान रखना है, सोल्यूशन अंडरलाइन कर रही हूँ, वापस आऊंगी इसी बात पे। तो अब क्या करना है? मोलालिटी निकालना है। तो अब देखो इस सेंटेंस से आप क्या पता कर सकते हो? इस सेंटेंस को आपको मोलालिटी की डेफिनेशन में फिट करना है। क्या करोगे? 0.25 moles of urea is present in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। और यदि जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं आपके पास में? 0.25 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट है
1000 ग्राम। अब देखो ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, आपको कैलकुलेट करना 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया है। तो पहले हम पता लगाएं कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना होगा। अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स उसमें डिसॉल्व है तो क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा यूरिया का। और यूरिया का मास कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूरिया का मोलर मास। तो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए आपको देखो फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला गिवन है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब के तो आपको पता ही होना चाहिए मोलर मास। तो कितना होगा 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना है 1 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। तो मास कैलकुलेट करें, mass of urea will be equals to number of moles of urea into molar mass of urea। सिंपल वही फॉर्मूला यूज किया है जो हम करते आ रहे हैं, कौन सा, मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया की वैल्यू आपकी आ गई 0.25 into 60, this will be equals to 15 ग्राम। अब यहाँ पे आप ये इसको टोटल मास निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्यूशन का। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1015 ग्राम। अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो अब सिंपल आपको यूनिटरी मेथड का यूज करना है, बिकॉज 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, देयरफॉर 1 में कितना डिसॉल्व है कैलकुलेट किया जा सकता है 15/1015 ग्राम, देयरफॉर 2500 ग्राम में कितना डिसॉल्व है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है 15/1015 into 2500 and this will be equals to 36.9 ग्राम। तो बस इसमें ट्रिक एक ही थी, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना था कि आपसे पूछा था 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया है और आपको मोलालिटी गिवन थी। तो मोलालिटी से आप ये पता कर सकते हैं कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो आपको फिर सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा।